हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5वीं यूनिट चल रही है, आज उसके चौथे नंबर के लेक्चर में मैं बात करूंगा लक्स फ्लड की अवधारणा, मतलब लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। आप लोगों को पता है लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम आर्डिनेंस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर सेकंड में हम ब्रोनिस्टेलोरी को पढ़ चुके हैं, और लेक्चर नंबर थर्ड में हम किस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, लुईस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, और लेक्चर नंबर फोर्थ के अंदर हम कौन से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, लक्स और फ्लड की अवधारणा में, मतलब लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों के लिए मैंने पहले ही बता दिया भाई, लक्स और फ्लड ने क्या बात बोली थी। लक्स और फ्लड नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या बात बोली थी। उन्होंने ये बात बोली थी कि जो ऑक्साइड आयन देते हैं, वे पदार्थ जो ऑक्साइड आयन देते हैं वो तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षारों की तरह, बेस की तरह, और जो ऑक्साइड आयन लेते हैं O-2, ऑक्साइड कौन होता है, O-2 आयन, जो ऑक्साइड आयन को लेते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अम्लों की तरह। मतलब जो ऑक्साइड आयन देते हैं वो तो कौन होते हैं, क्षार, और जो ऑक्साइड आयन लेते हैं वो कौन होते हैं, अम्ल। ऑक्साइड आयन हम किसको बोलते हैं, O-2 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। इस O-2 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, कि जो ऑक्साइड आयन देते हैं वो तो कौन होते हैं, बेस, और जो ऑक्साइड आयन को लेते हैं वो कौन होते हैं, एसिड। मतलब जो ऑक्साइड आयन को देते हैं वो तो कौन होते हैं, क्षार, और जो ऑक्साइड आयन को लेते हैं वो कौन होते हैं, अम्ल। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोगों के सामने। देखो ये PbO, CaO, और उसके बाद आप लोगों का MgO, ये सारे के सारे एग्जांपल आपके किस में आ जाते हैं, लक्स और फ्लड के कॉन्सेप्ट में। जो ऑक्साइड आयन को देंगे वो तो क्षार होंगे, और जो ऑक्साइड आयन को लेंगे वो अम्ल होंगे। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल और आप लोगों के सामने मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, जिससे कि अपनी सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो मैं बोर्ड पे कुछ एग्जांपल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और एक एक एग्जांपल को बहुत ही ज्यादा बारीकी से समझाऊंगा, जिससे कि बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ यार, लक्स और फ्लड किस चीज को बोलना चाहते थे। ठीक है, एक एक एग्जांपल को आपके सामने बिल्कुल बहुत बड़ी तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं, जिससे कि सारे एग्जांपल आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप लोग देख लेना। ठीक है ना, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार इनकी केमिस्ट्री क्या है। तो देख लो आप लोग अच्छी तरीके से, इधर देखो आप लोग, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एग्जांपल कुछ आप लोगों के सामने। तो इधर देखो, मैं पहले तो पूरे एग्जांपल लिख लेता हूं। देखो ये CaO, ये BaO, बेरियम ऑक्साइड, ये MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये PbO, लेड ऑक्साइड, ये कौन हो गया Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये कौन हो गया SO3, ये कौन हो गया CO2। ठीक है ना, और यहां पर कर दिया ETC। मतलब इनमें जो ऑक्साइड आयन को देंगे वो तो कौन होंगे, क्षार, और जो ऑक्साइड आयन को लेंगे वो कौन होंगे, अम्ल। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये सभी तो किसकी तरीका से व्यवहार करेंगे, क्षारों की तरह, मतलब बेस की तरह। मतलब ये सभी ऑक्साइड आयन को देंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा, मेटल के साथ। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ा है, 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 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन मेटल के साथ जुड़ा है। और ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, अम्लों की तरीके से, मतलब एसिड की तरीका से। अभी और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो पहले मैं कुछ रिएक्शनों को लिख देता हूं आप लोगों के सामने। ठीक है ना, तो इनको सारी चीजों को देख लो, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। SO3 प्लस O-2, ये कौन हो गया आपका एसिड, और ये कौन हो गया आपका बेस। ठीक है ना, ये बन गया आपका SO4-2। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये लिख दिया मैंने CO2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने O-2। ये हो गया आपका एसिड, और ये हो गया आप लोगों का बेस। ठीक है ना, और ये बन गया आपका CO3-2। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, और मैं एग्जांपल शो कर देता हूं आप लोगों के सामने। देखो यहां पर लिख दिया मैंने BaO, ये क्या लिख दिया मैंने, BaO, और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, CO2 के साथ। तो ये तो कौन हो गया आपका बेस, और ये कौन हो गया आपका एसिड। ठीक है, कैसे होगा एसिड, कैसे होगा बेस, अभी समझा दूंगा। ये बन गया आपका BaCO3। ठीक है ना, और मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने, यहां पर लिख दिया मैंने कौन, ZNO, इधर लिख देता हूं, इधर मेरे पास जगह है। यहां पर लिख दिया मैंने, इधर की तरफ लिख दिया ZNO, उसकी रिएक्शन H2O7-2। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया Zn+K2, और यहाँ पर लिख दिया 2SO4-K2। ये तो कौन हो गया आपका बेस हो गया, और ये कौन हो गया आप लोगों का एसिड हो गया। यहाँ पर लिख दिया मैंने ZnO, और यहाँ पर लिख दिया मैंने Na2O। ठीक है ना, ये कौन हो गया आप लोगों का एसिड हो गया, ये कौन हो गया आप लोगों का बेस हो गया। ये हो गया 2Na+, और ये हो गया ZnO2-K2। अब देखो इसकी पूरी केमिस्ट्री में अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूं। तो इधर देखो, ध्यान से समझना आप सारी चीजों को, इधर देखना आप लोग। अब इधर देखो सारे एग्जांपल को, देखो सुनो मेरी बात।
अभी मैंने आप लोगों के लिए क्या बोली थी लक्स फ्लैट कॉन्सेप्ट के अंदर कि जो ऑक्साइड आयन को देते वो तो कौन होते हैं क्षार, और जो ऑक्साइड आयन को लेते वो कौन होते हैं अम्ल। तो देखो ध्यान से समझना, अभी मैं आप लोगों के सामने सारे एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मैंने एग्जांपल लिए तो ये तो सभी कौन होते हैं क्षार, मतलब ये ऑक्साइड आयन को देंगे, और आप लोगों को पता है ये कौन होते हैं अम्ल, मतलब ये ऑक्साइड आयन को लेंगे। लेकिन आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि भाई ये ऑक्साइड आयन को क्यों देंगे और ये ऑक्साइड आयन को क्यों लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन है वो सभी किसके साथ जुड़े हुए हैं, मेटल के साथ। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि अगर ये मेटल के साथ जुड़े हुए हैं तो सबके पास कौन सा चार्ज है, -2, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेटल के पास कौन सा चार्ज होगा, प्लस तो कॉमन सी बात है, उनके पास कौन सा होगा, माइनस का चार्ज। मतलब मेटल का काम क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉनों को देने का काम होता है, तभी तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में आती है। अरे भाई हम लोग बोलते हैं ना कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में आती है, इसका मतलब ये होता है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉनों को निकालना जानती है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉनों को देने का काम करती है, देने का काम करती है, इसलिए मेटल पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीका से जानते हो, ठीक है ना। तो देखो यहां पर ये ऑक्सीजन मेटल के साथ कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर ये ऑक्सीजन बेरियम के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी मेटल होती है। उसके बाद यहां पर ये ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ था, मैग्नीशियम भी मेटल होती है। यहां पर ये ऑक्सीजन पीबी लेड के साथ जुड़ा हुआ, ये भी मेटल होती है। यहां पर ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा हुआ, सोडियम के साथ, और आप लोगों को पता सोडियम भी मेटल होती है। मतलब ये सारी जगह पर ये ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यहां पर ये O-2 के रूप में किसी को देंगे, ये मेटल यहां पर किसी को भी अपने ऑक्साइड को दे देंगी। अगर दे देंगी तो सभी किसी की तरीके से व्यवहार करेंगे, क्षारों की तरीका से, क्योंकि क्षार की क्या डेफिनेशन बोली कि जो अपने ऑक्साइड आयन को दे देते हैं वो कौन होते हैं, क्षार। तो ये सभी यहां से अपने ऑक्साइड आयन को सामने वाले के लिए दे देंगे, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, क्षारों की तरह। और ये आपका SO3 और CO3 सॉरी SO3 और ये CO2 है, ये ऑक्साइड को लेने का काम करेंगी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ी हुई है, नॉन मेटल अधातु के साथ, क्योंकि हम जानते हैं यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ, और यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़े हुए हैं, सल्फर के साथ। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि ऑक्सीजन, ये कार्बन और सल्फर दोनों ही कौन होते हैं, अधातु तत्व, मतलब नॉन मेटल होते हैं, ठीक है ना। बाकी के यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ी हुई है, मेटल के साथ, तो मेटल के साथ जुड़ी हुई है तो वहां से आपकी रिलीज होगी, और अगर किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ी हुई है तो वहां पर वो एक्सेप्ट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिलीज होगी, मतलब यहाँ से दी जाएगी ऑक्साइड, ऑक्साइड दी जाएगी, ऑक्सीजन दी जाएगी, तो किसकी तरह व्यवहार करेगी, क्षारों की तरह। और यहाँ पर ऑक्सीजन आए या ऑक्साइड आयन आपका लिया जाएगा, तो लिया जाएगा तो ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, अम्लों की तरह, ठीक है। इसको मैं कुछ एग्जाम्पलों के आधार पर एक्सप्लेन कर देता हूं। इधर देखो, आप लोगों को पता, देखो ध्यान से समझना, यहां पर ये कौन होगा, एसिड, और ये कौन होगा, बेस, क्योंकि ये O-2 देने का काम हो रहा है और यहां पर SO3 लेने का काम कर रहा है, तो देने वाले को क्या बोलते हैं, बेस, और लेने वाले को क्या बोलते हैं, एसिड। ये बन गया आपका SO4-2। और ये अभिक्रिया, जितनी भी रिएक्शन मैंने आप लोगों को सामने शो करी है, ये सभी रिएक्शन कौन सी होती है, अम्ल क्षार अभिक्रिया, एसिड बेस रिएक्शन होती है। क्यों होती है एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर एक अम्ल जैसा व्यवहार कर रहा है और एक क्षार जैसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए इन रिएक्शनों को हम क्या बोलते हैं, अम्ल क्षार अभिक्रिया, मतलब एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गए ना, कि ये ऑक्साइड को लेने का काम करता है इसलिए एसिड होता है, ये ऑक्साइड को देने का काम करता है इसलिए बेस होता है। चलो इस वाले एग्जांपल की बात करता हूं, तो बिल्कुल सेम होगा, ये ऑक्साइड को लेने का काम करेगा इसलिए एसिड होगा, ये ऑक्साइड को देने का काम करेगा इसलिए कौन होगा, बेस। अब यहां पर देखो, देखो ध्यान से समझना, आप लोगों के लिए मैंने क्या बोली है कि यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ी है, मेटल के साथ, और यहां पर ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ी है, नॉन मेटल के साथ। तो आप लोगों को पता है कि मेटल हमेशा ऑक्साइड को देने का काम करती है, मेटल हमेशा ऑक्साइड को देने का काम करती है, ऑक्साइड को देने का काम करती है, ये तो ऑक्साइड को देने का काम करेगी, तो ये तो कौन होगा, क्षार, बेस होगा, और ये ऑक्साइड को लेने का काम करेगा तो ये कौन होगा, आपका अम्ल, मतलब एसिड, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का, ये यहां से ऑक्साइड को देगा, CO2 ऑक्साइड को लेगा, इसलिए क्या बन जाएगा, BOCO3, ठीक है ना। और ये भी रिएक्शन आपकी कौन होगी, अम्ल क्षार अभिक्रिया, एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, एक क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। अब इस वाले एग्जांपल को देखने देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जांपल आप लोगों के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से समझना और पूरा फोकस मेरे ऊपर कर देना, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पर। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये कौन है आपका, ZnO, जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, ZnO है, ठीक है ना। यहां पर ZnO किसके लिए, H2O7-2 के लिए दे रहा है, यहां पर तो दे रहा है, तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह, बेस की तरह। और आप पता है यही ZnO अगर Na2O के सामने खड़ा है तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, अम्ल की तरह। तो यार ये कैसे होगा, ये चीज ध्यान से समझने वाली है। देखो यहां पर ZnO H2O7-2 के सामने तो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह, बेस की तरह, और यही ZnO Na2O के सामने किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, एसिड की तरह। तो एक जगह ऊपर तो बेस की तरह व्यवहार कर रहा
रहा है और नीचे किसकी तरह, एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है। तो देखो मैं आप लोगों के लिए इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, देखो ध्यान से समझना। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि यहाँ पर Zn कौन होती है, मेटल होती है। देखो ध्यान से समझना, एसिड और बेस भी इस चीज पर डिपेंड करेगा कि सामने कौन खड़ा हुआ है। जैसे कि ये कौन है, Zn, ठीक है ना, ये कौन होती है, धातु होती है, मेटल होती है Zn। और आपको पता सल्फर यहाँ पर कौन होती है, नॉन मेटल होती है, मतलब अधातु होती है। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि मेटल का काम होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का या ऑक्साइड देने का, ठीक है ना। तो Zn यहाँ पर H2O7 को ऑक्साइड दे सकता है, क्यों, क्योंकि Zn एक मेटल होती है और सोडियम सल्फर कौन होती है, एक नॉन मेटल होती है। तो जो मेटल होती है वो नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकती है और उसको ऑक्साइड दे सकती है। क्यों दे सकती है, क्योंकि मेटल का काम हमेशा देने का होता है और नॉन मेटल का काम हमेशा लेने का होता है। मतलब धातु को काम हमेशा देने का होता है और अधातु को काम हमेशा लेने का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर Zn किसके सामने खड़ा है, सल्फर के सामने। इसका मतलब वो सल्फर को दे सकता है तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, बेस की तरह, और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, एसिड की तरह, क्योंकि ये Zn देने का काम करेगा और ये सल्फर लेने का काम करेगा। तो देने वाले को बेस बोलेंगे, लेने वाले को एसिड बोलेंगे। लेकिन नीचे वाले केस में देखो, नीचे वाले केस में Zn किसके सामने खड़ा हुआ है, सोडियम के सामने। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि सोडियम के वैलेंसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक, और सोडियम के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए सोडियम की जो अपचायक क्षमता होती है, रिड्यूसिंग पावर होती है, अपचायक क्षमता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग पावर। सोडियम की जो अपचायक क्षमता होती है वो Zn से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने की पावर सोडियम की ज्यादा होती है और जिंक की कम होती है। तो कॉमन सी बात है, सोडियम जिंक को इलेक्ट्रॉन दे सकता है लेकिन जिंक से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि सोडियम की रिड्यूसिंग पावर Zn से क्या होती है, ज्यादा होती है। या उल्टा बोल दूं, Zn सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, नहीं ऑक्साइड दे सकता है, उससे ले सकता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। Zn की रिड्यूसिंग पावर होती है, अपचायक क्षमता होती है, वो सोडियम से क्या होती है, कम। अपचायक क्षमता है, रिड्यूसिंग पावर का मतलब ये होता है कि जो अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाल दें। इसका मतलब ये निकला कि Zn सोडियम को ना ही तो इलेक्ट्रॉन दे सकता, ना ही ऑक्साइड दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि Zn की रिड्यूसिंग पावर सोडियम से क्या होती है, कम। या जो Zn की अपचायक क्षमता होती है वो सोडियम से क्या होती है, कम होती है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, कम होती है। तो Zn सोडियम के लिए ना ही तो ऑक्सीजन दे सकता, ऑक्साइड दे सकता, और ना ही उसके लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता। उल्टा बोल दो, सोडियम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉनों को Zn के लिए दे सकता है, अपने ऑक्साइड को Zn के लिए दे सकता है। तो अगर सोडियम दे सकता है तो सोडियम किसकी तरह व्यवहार करेगा, बेस की तरह, और Zn ले सकता है तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, एसिड की तरह। इसलिए एक बात ध्यान में रखना, एसिड और बेस भी इस चीज पर डिपेंड करेगा कि सामने कौन खड़ा है। ये ZnO था, सामने कौन खड़ा था, सल्फर। इस Zn के सामने कौन खड़ा था, सल्फर। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर Zn सल्फर के लिए ऑक्साइड दे सकता है और इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए बेस की तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह काम करेगा। लेकिन इसी Zn के सामने अब कौन खड़ा है, आप लोगों का सोडियम खड़ा है, और सोडियम भी मेटल होती है। सोडियम की अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर Zn से ज्यादा होती है। अपचायक क्षमता का मतलब कि जो पहले अपने इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा उसकी अपचायक क्षमता ज्यादा होती है। तो आप लोगों को पता है कि सोडियम के वैलेंसी सेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। तभी तो बोलते हैं कि सोडियम भैया आग में, मतलब सोडियम होता है वो पानी में आग पकड़ लेता है, हवा में, एटमॉस्फेयर में आग पकड़ लेता है, इसलिए केरोसिन में रखते हैं सोडियम को, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और उसका रीजन होता है कि सोडियम के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो आराम से निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आप विशेषकर ध्यान में रखना, सोडियम अपने ऑक्साइड को Zn को दे सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को Zn के लिए दे सकता है, लेकिन Zn से ना ही तो वो ऑक्साइड को लेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को लेगा। क्यों, क्योंकि उसकी रिड्यूसिंग पावर Zn से ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, देने वाला यहाँ पर कौन होगा, बेस, और लेने वाला यहाँ पर कौन होगा, एसिड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात आप लोगों को समझ में आ गई भैया, बात आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ पर Zn के सामने कौन खड़ा है, सल्फर, इसलिए किसकी तरह व्यवहार करेगा, बेस की तरह। और यहाँ पर Zn के सामने कौन खड़ा है, सोडियम, इसलिए किसकी तरह व्यवहार करेगा, एसिड की तरह। और रीजन मैंने आप लोगों के लिए दे दिया। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, अरे भैया किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और 100 बातन की एक बात एक ही निकल रही है, क्या, कि जो ऑक्साइड दे रहे हैं वो तो कौन है, क्षार, और जो ऑक्साइड को ले रहे हैं वो कौन होंगे, अम्ल। और ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O-2, ये फॉर्मूला किसको होता है, ऑक्साइड का। बात आप लोगों को समझ में आ गई। और जितनी भी रिएक्शन मैंने आप लोगों के सामने शो करी है, ये अभिक्रिया आपकी कौन सी है, अम्ल क्षार अभिक्रिया, एसिड बेस रिएक्शन। बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से,
ये जो थे जो आपके अम्ल और क्षार होते हैं ना, एसिड और बेस रिएक्शन, तो मतलब एसिड और बेस होते हैं ना आप लोगों के, पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये जितनी भी रिएक्शन है वो कौन सी है, अम्ल क्षार अभिक्रिया मतलब एसिड बेस रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑक्साइड आयन को देने का काम कर रहा है, एक ऑक्साइड आयन को लेने का काम कर रहा है, मतलब एक तो अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है, एक क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को या इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन मतलब अम्ल क्षार अभिक्रिया। चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ गई। अब अगला स्टेटमेंट मैं आप लोगों को सामने बोलूंगा, एक काम करता हूं मैं थोड़ी जगह खाली कर लेता हूं, इसको मिटा देता हूं, फिर अगले स्टेटमेंट को बोलता हूं। तो अगला स्टेटमेंट अपना क्या होगा, इसको मिटाने के बाद बोलूंगा, जिससे कि बोर्ड पे मैं कुछ चीज लिख सकूं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये देखो, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में इसको हम बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को बढ़िया तरीका से। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो आप लोग इधर देखो, मैं ये बात बोल रहा हूं, स्टेटमेंट मेरा ये है कि किसी भी अम्ल और क्षार का मतलब किसी भी एसिड के ऑक्साइड का है, किसी बेस के ऑक्साइड का मतलब अम्ल के ऑक्साइड का या क्षार के ऑक्साइड का, हम जलीय विलय में ये पता लगा देंगे कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। कैसे? इधर देखो कि जो आपका क्षार का ऑक्साइड है, कोई भी मतलब क्षार का ऑक्साइड का मतलब कोई मेटल के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब कोई भी अगर आपका क्षार का ऑक्साइड है, बेस का ऑक्साइड है, और अगर आपने उसको वाटर में डाल दिया तो वाटर में जाते वो OH- को रिलीज कर देगा, OH- को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि अगर धातुओं के ऑक्साइड ने OH- को जलीय विलयन में OH- को रिलीज कर दिया तो आप लोगों को पता वो आपका जो नेचर होगा उसका जलीय विलयन का वो कौन होगा, बेसिक क्षारीय, क्योंकि उसने कौन से आयन को रिलीज किया, OH- आयन को, ठीक है ना। लेकिन किसी भी आपने धातु के ऑक्साइड को या अम्ल के ऑक्साइड को आपने वाटर में डाला, वाटर में डालते ही वहां पर जाकर वो क्या रिलीज करेगा, H+ आयन। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो H+ आयन रिलीज करेंगे उस जलीय विलयन का या एक्वस सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक। इसका मतलब धातुओं के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइडों के जलीय विलयन में हम प्रवृत्ति को समझ सकते हैं। एक बार फिर बोल देता हूं, धातुओं के ऑक्साइड और अधातुओं के ऑक्साइड मतलब मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के ऑक्साइडों की हम लोग जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में प्रकृति को समझ सकते हैं कि उनकी प्रकृति एसिडिक होती है, बेसिक होती है, मतलब क्षारीय होती है, अम्लीय होती है। एक बार फिर सुनो, अगर किसी भी ऑक्साइड, अगर किसी भी धातु के ऑक्साइड को मैं जल के अंदर डाल दूं, मैं वाटर में डाल दूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, किसी भी धातु के ऑक्साइड को अगर मैं जल में डाल दूं तो जल में डालते ही वो क्या करेगा, OH- रिलीज, इसलिए उसका नेचर क्या हो जाएगा, क्षारीय मतलब बेसिक। उस जलीय विलयन का नेचर कैसे हो जाएगा, क्षारीय मतलब बेसिक हो जाएगा। लेकिन जब अधातुओं के ऑक्साइड को मैं जल में डालता हूं तो जल में या वाटर में डालते ही वो कौन से आयन रिलीज करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा, H+ आयन को बाहर निकालेगा। और अगर वो H+ आयन को बाहर निकालेगा तो उस जलीय विलयन का जो कैरेक्टर होगा या नेचर होगा वो कौन होगा, अम्लीय मतलब एसिडिक, ठीक है ना। उसका नेचर कैसे हो जाएगा, अम्लीय या एसिडिक, अम्लीय हो जाएगा या क्या हो जाएगा, एसिडिक। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी धातु के ऑक्साइड को जल में डालने पर वो OH- रिलीज करेगा, इसलिए उस जलीय विलयन का जो नेचर होगा वो कौन होगा, क्षारीय, OH- रिलीज होने की वजह से। और किसी भी अधातु के ऑक्साइड को अगर मैं जल में डालता हूं तो वो वहां पर जाकर H+ आयन रिलीज करेगा, और H+ आयन रिलीज करेगा अधातु का ऑक्साइड, तो कॉमन सी बात है उस जलीय विलयन का नेचर कैसे हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। एक दो एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन करके खत्म करते हैं, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल ले लेता हूं, इधर देखो आप लोग, मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के सामने। देखो ये तो कौन हो गया आपका धातुओं का ऑक्साइड, ठीक है ना, क्योंकि सोडियम के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और इसको मैंने किस में डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया, तो ये होगा 2Na+ और आपको होता है क्या निकाल दिया, 2OH-, मतलब OH- को बाहर निकाल दिया, OH- को बाहर निकाल दिया तो कॉमन सी बात है उसका नेचर कैसे हो गया, बेसिक मतलब क्षारीय, क्षारीय मतलब बेसिक, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं SO3, ठीक है ना, इसको मैंने वाटर में डाला, वाटर में डालते ही आप लोगों को पता है ये क्या कर देगा, H+ आयन को रिलीज करेगा, -2, और यहाँ पर लिख दिया 2H+। इसका मतलब इसका नेचर कैसे होगा, अम्लीय मतलब एसिडिक, अम्लीय मतलब एसिडिक, और क्षारीय मतलब बेसिक, अम्लीय मतलब एसिडिक और क्षारीय मतलब बेसिक। अब इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, इधर देखो, देखो ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं
क्या ये किसका है? धातुओं का ऑक्साइड है, ये धातुओं का ऑक्साइड है। इस धातुओं के ऑक्साइड को जब मैं जल के अंदर डालता हूं तो वो क्या रिलीज करता है? OH माइनस रिलीज करता है। इसका मतलब इस जलीय विलयन का नेचर कैसा होगा? क्षारीय, मतलब बेसिक, ठीक है ना। अब की बार आपको पता है यहां पर ये ऑक्साइड किससे जुड़ा? सल्फर से। सल्फर कौन होता है? अधातु, मतलब नॉन मेटल हुआ है। तो जब हम किसी अधातु के ऑक्साइड को जल के अंदर डालते हैं तो वो कौन सा आयन रिलीज करेगा? H+ आयन रिलीज करेगा। और अगर वो H+ आयन रिलीज करेगा तो उसका जलीय विलयन कैसे होगा? अम्लीय, मतलब एसिडिक। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर सुन लेना, धातुओं के ऑक्साइड को जल में डालते हैं तो वो OH माइनस रिलीज करता है, तो उसे जलीय विलयन का नेचर कैसे होगा? क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड को जब मैं जल के अंदर डालता हूं तो वो H+ आयन को रिलीज करेगा, तो उस जलीय विलयन का जो नेचर होगा वो क्या होगा? अम्लीय। बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, कुछ एग्जाम्पल आपके ऐसे भी हैं जैसे Al2O3, ये कौन होता है? Al2O3, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल आप लोगों के ऐसे होते हैं, एक बार फिर सुन लो, कि जो ऑक्साइड आयन देते हैं वो तो क्षार होते हैं और जो ऑक्साइड आयन को लेते हैं वो कौन होते हैं? अम्ल। लेकिन कुछ एग्जांपल आप लोगों के ऐसे होते हैं जो ऑक्साइड आयन को दे भी सकते हैं और ऑक्साइड आयन को ले भी सकते हैं, ठीक है ना। मैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ एग्जांपल आपके ऐसे हैं जो ऑक्साइड आयन को दे भी सकते हैं और ऑक्साइड आयन को ले भी सकते हैं। तो कॉमन सी बात है, वो किसकी तरह हो जाएंगे? उभयधर्मी, एम्फोटेरिक हो जाएंगे आप लोगों के। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। देने वाले को क्या बोलते हैं? क्षार, और लेने वाले को क्या बोलते हैं? अम्ल। लेकिन जो दे भी सकता है ऑक्साइड आयन और जो ऑक्साइड आयन ले भी सकता है वो कौन होते हैं? उभयधर्मी प्रकृति, मतलब एम्फोटेरिक नेचर होता है उनका। उभयधर्मी प्रकृति मतलब एम्फोटेरिक नेचर होता है। मतलब Al2O3 ये ऑक्साइड आयन को दे भी सकता है और ये ऑक्साइड आयन को ले भी सकता है। इसलिए जो Al2O3 होता है आप लोगों का, इसका नेचर होता है उभयधर्मी एम्फोटेरिक, मतलब ये ऑक्साइड आयन को दे भी सकता है और ऑक्साइड आयन को ले भी सकता है, ठीक है ना। तो इसका भी एग्जांपल लेके मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको तो मैं मिटा देता हूं और Al2O3 का भी नेचर मैं आप लोगों को सामने शो कर देता हूं, ठीक है ना। अभी आप लोगों को सारी चीजें फिट हो जाएंगी, बिल्कुल टेंशन मत करो आप लोग। देखो यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के सामने। एक तो कौन होगा अपना Al2O3, एक कौन होगा ZnO, ETC, और भी बहुत सारे। इनकी प्रकृति क्या होती है? उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक, उभयधर्मी प्रकृति, एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है ना। तो देखो मैं यहां पर शो कर रहा हूं Al2O3 का ले लेता हूं। तो देखो Al2O3, यहां पर आप लोगों का Al+3 और यहां पर लिख दिया 3O-2, तो यहां पर तो कौन होगा? बेसिक, मतलब कौन होगा? क्षारीय, क्योंकि ऑक्साइड आयन को निकाल रहा है, चलो ठीक है। और यहां पर यही Al2O3 ऑक्साइड आयन को ले रहा है, तो ये कौन होगा? आपका अम्लीय, मतलब एसिडिक या एसिटिक बोल देना, ठीक है ना। ये कौन होगा? आपका AlO2-2 और यहां पर भी लिख दिया AlO2-2, ठीक है ना। तो इधर देखो मैंने क्या बात बोली आप लोगों के सामने, मैंने ये बात बोली आप लोगों के सामने कि Al2O3 ऑक्साइड आयन को देने का भी काम करता है और ऑक्साइड आयन को लेने का भी काम करता है। इसलिए इनका नेचर क्या होता है? उभयधर्मी, जिनमें ZnO भी शामिल है और भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो उभयधर्मी एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। यहाँ पर Al2O3 को देखो ऑक्साइड आयन को निकाल रहा है तो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? क्षारीय, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोगों को पता है ये ऑक्साइड आयन को ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो कॉमन सी बात है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? एसिडिक की तरह। पहले तो ये बात होता, मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब Al2O3 ऑक्साइड आयन को देने का भी काम करता है और ऑक्साइड आयन को लेने का भी काम करता है, इसलिए इसका नेचर क्या होता है? उभयधर्मी, मतलब एम्फोटेरिक। बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इसकी उपयोगिता की बात कर लेते हैं। ये तो इसके पूरी थोड़ी हो गई, ठीक है। इसकी उपयोगिता मतलब एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। उसके बाद इसकी लिमिटेशन, मतलब कमियां देख लेंगे, ठीक है, जिससे कि अपना टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आप लोगों को ब्लैक तंत्र सॉल्वेंट सिस्टम भी बता दूंगा, जिससे कि सारी प्रॉब्लम हमारी एक साथ ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको तो मैं मिटा देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूं और इसकी उपयोगिता, एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है, क्या एप्लीकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। बढ़िया तरीका से अपना लेक्चर क्लियर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा सा सिस्टम है, ठीक है ना। तो देखो मैं लिख देता हूं लक्स फ्लड सिद्धांत की उपयोगिता,
इंपॉर्टेंस ऑफ लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो लक्स फ्लड नाम के साइंटिस्ट ने क्या बात बताई थी, सीधा सा सिंपल सा उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी कि धातुओं के ऑक्साइड और अधातुओं के ऑक्साइडों की उसने एसिड को बेसिक स्ट्रेंथ बताई थी। ठीक है ना, इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस थी इस थ्योरी की वो क्या थी कि इसने धातु और अधातुओं के बीच में ऑक्साइड की प्रवृत्ति को बताया था। ठीक है ना, उनके अम्लीय और क्षारीय गुणों को बताया था। किनके, धातु और अधातु को ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षारों की तरह, और अधातुओं के ऑक्साइड किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अम्लों की तरह। ठीक है ना, तो इसने धातुओं के ऑक्साइड और अधातुओं के ऑक्साइडों की अम्लीय और क्षारीय गुणों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। तो ये क्या हो गई, इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अरे भाई बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, पूरी थ्योरी में आप लोगों ने यही तो बोला है कि जो ऑक्साइड आयन को देते हैं वो तो कौन होते हैं, क्षार, और जो ऑक्साइड आयन को लेते हैं वो कौन होते हैं, अम्ल। ठीक है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई कि इसने धातुओं के ऑक्साइड और अधातुओं के ऑक्साइडों की क्या बात बताई थी, इनके अम्लीय और क्षारीय गुणों के बारे में बताया था। धातुओं के ऑक्साइडों के बारे में क्या बोला कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो तो कौन होते हैं, बेसिक गुण, क्योंकि वो ऑक्साइड आयन को देते हैं, और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो ऑक्साइड आयन को लेते हैं, तो वो कौन से गुण शो करेंगे, अम्लीय गुण, एसिडिक गुण शो करेंगे। ठीक है ना, तो धातु और अधातु के ऑक्साइडों के बारे में अम्लीय और क्षारीय गुणों को किसने एक्सप्लेन किया था, लक्स और फ्लड सिद्धांत में। ठीक है ना, लक्स और फ्लड कॉन्सेप्ट बोल दो, सिद्धांत बोल दो, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल दो। ठीक है, बात आप लोग समझ में आ गई ना, तो ये क्या हो गई, इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, उपयोगिता हो गई। अब लास्ट एंड फाइनल में आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसकी बात करने वाला हूं, इसकी कमियों की बात करने वाला हूं, किसकी बात करने वाला हूं, इसकी कमियों की बात करने वाला हूं, लिमिटेशन की बात करने वाला हूं। तो देखो आप लोगों को पता, सीधी सिंपल सी उसकी लिमिटेशन लिख रही है कि पूरी थ्योरी ऑक्साइड आयन के देने और लेने पर डिपेंड कर रही है। जो ऑक्साइड आयन को दे रहे हैं वो कौन होंगे, क्षार, और जो ऑक्साइड आयन को लेंगे वो कौन होते हैं, अम्ल। लेकिन काफी सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो आपने किसने आर्नियस में देखा था, ब्रोनस्टेड लोरी में देखा था, लुईस में देखा था। आप लोगों को पता है उनके पास तो ऑक्सीजन होता ही नहीं, तो फिर इस सिद्धांत से हम कैसे पता लगाएंगे वो अम्ल और क्षार है। जैसे कि HCl लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने, HCl लिख दिया, तो HCl के पास में तो ऑक्सीजन ही नहीं है भाई। HCl अम्ल होता है, एसिड होता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो क्योंकि वो H+ देता है। लेकिन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि HCl के पास तो ऑक्साइड आयन होता ही नहीं, ऑक्साइड आयन होता नहीं, तो आप लोग कैसे पता लगाओगे कि ये अम्ल है। ठीक है ना, और भी बहुत सारे, जैसे मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने NH3 लिख दिया, ये किसकी तरह व्यवहार करता है, लूज के अकॉर्डिंग क्षार की तरह। भाई लूज के अकॉर्डिंग क्षार की तरह करता है, लेकिन लक्स फ्लड सिद्धांत से इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसने क्या बात बोली थी कि जो ऑक्साइड आयन देते हैं वो तो क्षार होते हैं, और जो लेते हैं वो कौन होते हैं, अम्ल। लेकिन इसके पास तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो फिर कैसे बोल दिया आपने उसने क्षार। ये बात किसने बताई थी, लूस नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। और भी आपके सारे बहुत सारे H2SO4 है, NaOH है, उनके पास भी ऑक्साइड आयन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अम्ल और क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं। तो जिनके पास ऑक्साइड आयन नहीं होता वो अम्ल और क्षार होते हैं। ठीक है ना, तो ना तो वो ऑक्साइड आयन को देने का काम करते हैं, ना वो ऑक्साइड आयन को लेने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो अम्ल और क्षार होते हैं। तो इस चीज को हम लक्स फ्लड सिद्धांत से नहीं समझ सकते। जैसे कि आपको पता है AlCl3, BF3, ये सारे के सारे आप लोगों को पता है ये कौन होते हैं, अम्ल होते हैं, और ये भी अम्ल होते हैं, जबकि ये तो ऑक्साइड आयन इनके पास तो ही नहीं है। बात आप लोग समझ में आई है ना, तो ये ऑक्साइड आयन को देने का काम करते हैं, ना ये ऑक्साइड आयन को लेने का काम करते हैं। इसका मतलब लक्स फ्लड सिद्धांत के आधार पर इनको हम नहीं समझ सकते, तो ये क्या हो गई, उसकी कमी हो गई। ठीक है ना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो सिर्फ एक ही चीज पर टिका हुआ था कि जो ऑक्साइड आयन को देंगे वो तो कौन होंगे, आपके क्षार, और जो ऑक्साइड आयन को लेंगे वो कौन होंगे, आप लोगों के अम्ल। ठीक है ना, तो आप लोगों की ये सीधी सी इसकी लिमिटेशन है, कमी है आराम से। तो पहले थ्योरी के बारे में बोल देना, कुछ एग्जांपल लेकर बता देना कि अम्ल क्षार अभिक्रिया एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, उसके बाद में मैंने उनकी जलीय विलयन में एसिड को बेसिक प्रॉपर्टीज को बताया था, धातुओं के ऑक्साइड और अधातु के ऑक्साइड। फिर मैंने ZnO और Al2O3 के बारे में बताया कि भाई ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है, मतलब ये ऑक्साइड आयन को देने का भी काम करते हैं और लेने का भी काम करते हैं। उसके बाद उनकी इंपॉर्टेंस बताया कि भाई थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस थी, तो थ्योरी की ये इंपॉर्टेंस थी कि इन्होंने धातुओं के ऑक्साइड और अधातुओं के ऑक्साइड के अम्लीय और क्षारीय गुणों को समझाया था। उसके बाद उनकी कमी बता दी। तो कमी के अंदर क्या लिखोगे कि ये सिद्धांत ये पूरा सिद्धांत एक ही चीज पर डिपेंड हुआ है, किस पे, कि जो ऑक्साइड आयन को देते हैं वो तो क्षार होते हैं, और जो ऑक्साइड आयन को लेते हैं वो कौन होते हैं, अम्ल होते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे एग्जांपल है जिनके अंदर ना ही तो कोई ऑक्साइड आयन को देता है, ना ही कोई लेता है, फिर भी वो अम्ल और क्षार है। इसका मतलब लक्स फ्लड सिद्धांत से इसको हम नहीं समझ सकते, तो ये इसकी क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है ना, अब आप लोगों को पता है हम लोगों का ये कौन सा लेक्चर है, चौथे नंबर का लेक्चर है। अब जो ये यूनिट है लास्ट एंड फाइनल लेक्चर बचा अब इसका 5वें नंबर के लेक्चर के अंदर मैं इस पूरी थ्योरी को कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें मैं आपको ब्लैक तंत्र समझा दूंगा, सॉल्वेंट सिस्टम। 5वें नंबर के लेक्चर में ब्लैक तंत्र सॉल्वेंट सिस्टम समझा दूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, 5वें लेक्चर में एक बार फिर सुन लेना, 5वें नंबर को जो अपना लेक्चर होगा वो अपना फाइनल लेक्चर होगा इस यूनिट का। उसमें मैं आप लोगों के
ब्लैक तो सॉल्वेंट सिस्टम को समझा दूंगा। और एक टॉपिक और आ गया प्रोटॉन बंधुता, प्रोटॉन एफिनिटी। वो प्रोटॉन बंधुता, प्रोटॉन एफिनिटी भी उसी लेक्चर के अंदर बता दूंगा। और उसी लेक्चर में मैं आपको 5-6 साल की जो भी प्रॉब्लम है उनको बता दूंगा कि भाई 19 में इस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आया, 18 में कौन सा आया, 17 में कौन सा आया, 16 में कौन सा आया, 15 में कौन सा आया। वैसे तो स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने सारी चीजें डाल रखी हैं। जिस यूनिट को मैं पढ़ा दूं ना उसके क्वेश्चन तुरंत ही देख लिया करो। जैसे कि आपको पता मेरा पूरा लेक्चर ले लिया आपने, समझ लिया बहुत बढ़िया तरीका से, और लास्ट में वो यूनिट कंप्लीट हो गई। उसके बाद स्टडी मटेरियल में जाओ, वहां पर प्रीवियस ईयर के पेपर, लास्ट ईयर के पेपर डाल रखे हैं, तो आप लोग ये देखा करो वहां पर कि जो यूनिट सर ने पढ़ाई है ना उससे कौन कौन से क्वेश्चन बने। 19 में कौन सा क्वेश्चन आया है, 18 में कौन सा आया है, 17 में कौन सा आया है, 16 में कौन सा आया है, 15 में कौन सा आया है, उस सारे क्वेश्चनों को आप देखा करो। जैसे कि मैंने यूनिट सेकंड पढ़ा दी तो आप लोग देखोगे यूनिट सेकंड के अंदर मैंने क्या करवाया और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। अपने नोट्सों से एक भी वर्ड बाहर नहीं जा रहा है, ना अपने लेक्चर से बाहर जा रहा है। और ये तो आप लोग मेरे लेक्चर लेने के बाद मेरी जब यूनिट कंप्लीट हो जाए तब आप पेपर देख लो। पेपर आपके लिए डाल ही रखे मैंने, जो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो जहां तक मेरे लेक्चर चले वहां तक आप नोट्सों को बनाते रहो। किसी भी तरीका से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना, ये मैं आप लोगों से हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ। हर वीडियो के अंदर इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो बिल्कुल वो मेरे से डिस्कशन कर सकता है। बस किसी भी तरीका से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री को हमें नंबर 1 पर रखना है। ये बात आप विशेषकर ध्यान में रखना, केमिस्ट्री को हमें बिल्कुल नंबर 1 पर रखना है। ठीक है, नंबर 1 पर तभी रहेगी जब आप लोग मेहनत करोगे। मैं तो मेरी तरफ से 100 में से 110% दे रहा हूं। बिल्कुल अपने लेक्चर बहुत ही शानदार तरीका से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अपने नोट्सों को बहुत शानदार तरीका से लिख रहा हूं। ठीक है ना, अब आप लोगों का काम डिपेंड होता है कि आप लोग किस तरीका से पढ़ाई कर रहे हो। इसलिए जितनी भी है आप लोग अच्छी तरीका से पढ़ाई करते रहो। और रोजाना कुछ नहीं है, 1 घंटा दे दिया करो केमिस्ट्री के लिए, बहुत ज्यादा 1 घंटा में तो केमिस्ट्री टिप्सों पर हो जाएगी। एक बार बताओ यार, आज का लेक्चर रिप्रेजेंट किया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? बहुत बढ़िया तरीका से रिप्रेजेंट कर दिया, आराम से समझो आप लोग। ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम होती तो मैं किस काम को, आप मेरे से पूछो। ठीक है ना, किसी भी तरीका से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी को जोड़ दो आप लोग। ठीक है ना, जितने भी आसपास जितने भी अपने फ्रेंड हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको भी आप लोग जोड़ने का काम करो। ठीक है ना, उन तक पहुंचाओ आप लोग को सर की ऐप पर क्लास चल रही है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।